हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट डिस्कस कर रहे थे। अराउंड 4 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारे कन्वेंशन, लॉज, ट्रीटीज हमने डिस्कस किए। ओके, कल हम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ट्रीटीज वगैरह ये सारी चीजें देख लिए थे। तो हम क्या करते हैं, एक बार शॉर्टली उसको गो थ्रू ब्रीफली रिवाइज करते हैं और फिर मतलब हम सेशन स्टार्ट करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था एसिड रेन से। एसिड रेन में क्या रहता है, किससे बनता है? इसमें दो मेजर चीजें रहती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये किससे बनता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि इंडस्ट्री से, व्हीकल से इमिट होता है और फिर उसके जरिए एसिड रेन होता है। एसिड है, इसका मतलब पीएच इसका 7 से कम है। जनरली एवरेज पीएच 5.6 से कम रहता है। ओके, देन इसके बाद एसिड रेन के बाद हमने देखा था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या रहता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या रहती है, वो क्यों हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग जिन गैसेस से होती है उसको ग्रीन हाउस गैसेस कहता है। तो उसमें मेनली वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और इनका हमने सीक्वेंस भी देखा था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के हिसाब से। सबसे डेंजरस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, then perfluorocarbons, then hydrofluorocarbon, then nitrous oxide, then methane, then CO2। ओके, कुछ इस तरीके से उनका सीक्वेंस रहता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जिसको कहते हैं। फिर हमने ब्लैक कार्बन क्या रहता है, ब्राउन ब्राउन कार्बन क्या रहता है वो देखा था। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन क्या रहता है? कार्बन सिक्विस्ट्रेशन ये टर्म काफी बार आती है। देखो, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन आप तैयार हो रहा है नए से, उसको क्या कर, आप कैप्चर कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। ओके, कैप्चरिंग CO2 फ्रॉम न्यू एंड एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज बिफोर दे आर रिलीज इन एटमोस्फेयर। ओके, तो उसको कहाँ पे कैप्चर करेंगे? जैसा फॉर एग्जांपल जो CO2 है, उसको मतलब कोई माइन के अंदर स्टोर करे, जो पुरानी माइंस है, या जमीन के अंदर स्टोर करे, या फिर ओशन के अंदर स्टोर करे, या फिर एक चीज ये भी करते हैं कि वो CO2 को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको ड्राई आइस कहते हैं, और उसको भी स्टोर किया जा सकता है। तो या फिर अफॉरेस्टेशन करके आप लोग ट्री में भी स्टोर कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप है फॉर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। देन हमने और क्या देखा था? अच्छा, ये पेज शायद छूट गया था हमारा, ये भी देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है देखो। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कल ने हम जो जो चीजें देखी वो एक बार ब्रीफली गो थ्रू करते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन देखा था, ब्राउन कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्लू और ब्लैक, ये चीजें देखी। इसके बाद हमने हाइड्रोजन के बारे में भी सेम चीजें, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, ये चारों क्या रहते हैं, चारों में डिफरेंस क्या है, ये देख लिए थे। देन कुछ इंडाइसेस हमने देखा था, जैसा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट से रिलेटेड है। इंडिया की रैंकिंग वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन पब्लिश करता है ये याद रखना। देन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, तो इसमें सबसे पहले जिक्र आता है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये था 1992 का। ओके, इसके अंदर तीन टाइप के कंट्रीज थे, अनेक्स 1, अनेक्स 2, नॉन अनेक्स 1। ओके, वो तीनों का डिफरेंट फंक्शन क्या है वो भी हमने देखा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1997 में, और तब सीओपी थर्ड रहती है। यहाँ पर बाइंडिंग टारगेट दिए जाते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स देखा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या रहता है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या रहता है। देन हमने सीओपी, कुछ सीओपी डिस्कस किए, जैसा COP 21, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं, 2015 में आई है, और इसमें INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका कंसेप्ट आया। देन COP 26 ग्लासगो में हुई, इंग्लैंड में। यहाँ पर इंडिया ने बहुत सारी चीजें अनाउंस की, तो उसमें से एक चीज थी पंच अमृतम, 5 गोल्स इंडिया ने अनाउंस किए। उसमें जैसा एक था, इंडिया विल अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। ओके, देन हमने रेड और रेड प्लस क्या रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडिया किसको फेवर करता है,
वो चीजें देखी। देन डिफरेंट टाइप ऑफ फंडिंग मैकेनिज्म, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये भी हमने देखा। आईपीसीसी क्या रहता है, उसको किसने बनाया और उसका फंक्शन क्या है, ये भी देख लिए। देन पेरिस एग्रीमेंट और वहाँ के मेजर आउटकम्स वगैरह क्या थे, ये देख लिए। और उसके बाद जैसा कुछ ग्रुपिंग, जैसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था COP21 पेरिस में, और हेडक्वार्टर उसका गुरुग्राम में है। देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वगैरह, ये क्या रहता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये देख लिए थे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। ऊपर बीच में एक पेज छूट गया था, कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा पहले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ टर्म है, जैसा एक टर्म आई है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या रहता है? कार्बन सिंक इज एनीथिंग दैट एब्सॉर्ब मोर कार्बन देन इट रिलीजेस एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सिंक मतलब वही चीज है जो कार्बन को एब्सॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल ओशन, अभी हमने देखा था, ओशन है, फॉरेस्ट है, ये सारे क्या है, कार्बन सिंक तो है। ओके, ये कार्बन को एब्सॉर्ब करते, स्टोर करते। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ नीचे और टर्म्स हैं। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या रहता है? ओके, क्रेडिट मतलब किसी को लोन देना वगैरह, ये रहता है ना। तो कार्बन क्रेडिट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग द राइट टू इमिट 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। इसमें क्या रहता है दरअसल, सपोज दो कंपनी है हमारे पास, एक तो है कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी। दो ये कंपनी इंडस्ट्रीज हैं, और दो गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों को बोला कि आप अपना पोल्यूशन कम करो। ओके, और दोनों को भी टारगेट दे दिया कि मतलब सपोज इनको बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 टन CO2 पोल्यूशन कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री को बोला कि आपको भी 10 टन से कम CO2 पोल्यूशन करना है। पर एक्चुअल में हुआ क्या, कंपनी ए जो थी, इसने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी यूज की, इसके पास फंडिंग भी थी। तो इसका मतलब इसने इसका टारगेट 10 का था, लेकिन इसने 10 से कम करके डायरेक्ट 5 पे लेके आया। मतलब एडिशनल 5 यूनिट इसके पास है। टारगेट इसका 10 ही था, लेकिन इसने क्या किया, उसको 5 तक कम कराया। ये क्या है, इसके पास एडिशनल मतलब इसने कम किया है, रिडक्शन किया है। ओके, और ये कंपनी सपोज किसी वजह की वजह से, किसी चीज की वजह से मतलब ये अपना टारगेट मीट नहीं कर पाई। सपोज इसका पहले इमिशन था, 15 यूनिट इमिशन कर रहा था। अब सपोज इसने डिक्रीज करके सिर्फ 12 तक ला सका, 10 नहीं हुआ। अब बी का तो टारगेट फुलफिल नहीं हुआ, और ए के पास 5 यूनिट एक्स्ट्रा है। तो ऐसा प्रोविजन रहता कि मतलब ए जो है, उसके पास जो कार्बन, इसको कार्बन क्रेडिट बोलते हैं, इसके पास क्या है, 5 यूनिट कार्बन क्रेडिट है, ये कंपनी बी को बेच सकता। अब कंपनी बी क्या करेंगी, कंपनी ए से 2 यूनिट ले लेंगे कार्बन क्रेडिट, अब पैसों से। और उसको ये माना जाएगा कि कंपनी बी ने भी अपना टारगेट मीट किया। और कंपनी ए को भी क्या फायदा होगा, कंपनी बेच रही है ना वो चीज, तो उसको भी मतलब मॉनिटरी रिटर्न मिलेंगे। तो इसको ही क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट कहते हैं। ओके, ये चीज समझ लेना, कार्बन क्रेडिट। या फिर और दूसरे भी नाम रहते हैं, कार्बन क्रेडिट, एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी कहते हैं। ओके, एनर्जी सर्टिफिकेट वगैरह। तो जो एडिशनल यूनिट रिड्यूस कर रहा है, तो वो सेल भी कर सकता है। ओके, ये कंसेप्ट आया समझ में कार्बन क्रेडिट का? ये समझ में आया आप लोगों को, कार्बन क्रेडिट क्या रहता है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ यार, आई एम समझ। ऑडिबल? ठीक है, ठीक है, ओके। तो कार्बन क्रेडिट, और उसको मतलब बेचा जा सकता है। फिर अब उसके बाद देखता हूँ ये ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ये हमने देखा था। ग्रीन कार्बन में क्या कर रहे हैं, इट इज द कार्बन रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर इन द प्लांट्स एंड सॉइल। जो कार्बन प्लांट्स में वगैरह स्टोर रहता है सॉइल में, उसको ग्रीन कार्बन कहते हैं। और ब्लू कार्बन किसको कहते हैं, जो कार्बन कोस्टल, एक्वेटिक, मरीन सिस्टम में स्टोर रहता है, उसको ब्लू कार्बन कहते हैं। ओके, ये चीज है। देन अब इसके बाद और एक टर्म आई, कार्बन ऑफसेटिंग। ये क्या रहता है, कार्बन ऑफसेटिंग मींस कंपेंसेटिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन one is causing by preventing the same amount of pollution from happening somewhere else। कार्बन ऑफसेटिंग मतलब
किसी जगह पे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, लिमिट से ज्यादा। ओके, लिमिट था इतना लेकिन हो रहा है इतना। तो इसको क्या कर रहे हैं, कोई दूसरी जगह, दूसरे रीजन में, दूसरे कंट्री में इतना एडिशनल अमाउंट क्या कर रहे हैं, ये जो एडिशनल है इसको कम कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कार्बन ऑफसेटिंग। ऑफसेट मतलब उसको बैलेंस करना बराबर। कहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो दूसरी जगह एकदम कम पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन डिक्रीज करे, ताकि वो इक्विवेलेंट रहे। इसको कहते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। जितना बन रहा है उतना डिक्रीज करो कोई दूसरे पार्ट में, वर्ल्ड के। ओके, देन इसके बाद देखो, कार्बन ऑफसेटिंग, ये कार्बन क्रेडिट की तरह ही है समझो कुछ हद तक। एक कंपनी ज्यादा कर रही है तो दूसरी कंपनी कम कर रही है। अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया, ये टर्म्स यूज किए गए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वगैरह। यहाँ पे क्या रहता है जनरली, अब जैसा कंट्री ए है, ये कंट्री है डेवलप, और दूसरा कंट्री बी है डेवलपिंग। जनरली क्या होता है, डेवलप कंट्रीज अगर सपोज ये ग्रीन हाउस गैस वगैरह इन्होंने डिक्रीज करना स्टार्ट किए, तो इसका एक इम्पैक्ट ये होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज वगैरह फ्यूल कंजम्पशन कम करना पड़ता है। इससे क्या होता है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी कम हो जाती है। तो ये मतलब इनके लिए फिर मुश्किल है थोड़ा सा कार्बन डिक्रीज करना, CO2 इमिशन। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया है कि मतलब ठीक है, अगर आप अपने कंट्री में कम नहीं कर सकते पोल्यूशन, सॉरी CO2 इमिशन, तो आप क्या कीजिए, ये डेवलपिंग कंट्री को फंड दे दो, इनको पैसा दे दो, फंड करो इनको, और ताकि ये क्लीन प्रोजेक्ट बना सके, अपने पास पोल्यूशन कम कर सके। तो ये फंड देते हैं डेवलपिंग कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगी, जो भी वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह आ रहे हैं उसमें। तो इसको कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ओके, ये चीज भी समझ लेना। देन एक टर्म आई है कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स मतलब सिंपल है, कार्बन मतलब पोल्यूशन टैक्स है। तो इसमें क्या आता है, जो जो चीज जहां जहां से कार्बन इमिशन वगैरह हो रहा है, ऐसी चीजों पे एडिशनल टैक्स लगाया जाता है। टैक्स लगाने का पर्पस क्या है, वो चीजें महंगी हो जाए और लोग उसका कंजम्पशन कम करें। ओके, इसको कार्बन टैक्स कहते हैं, ये याद रखो। बाकी ये तो आगे वाला पार्ट हमने देख लिए थे। हाँ, अब हम आते हैं, हमने कल कहाँ तक देखा था, ठीक है, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में है प्रोग्राम इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स इन इंडिया। ओके, क्लाइमेट चेंज अपने वर्ल्ड लेवल के देखे, अब इंडिया में ऐसे कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं वो देखते हैं। सिर्फ उसमें जो कुछ स्पेशल रहेगा तो जैसा ग्रीहा रेटिंग हमने देखा था, याद है, ग्रीन बिल्डिंग के ये रेटिंग्स है ग्रीहा, ये टेरी नाम की बॉडी है, वो रिलीज करती है टेरी। ओके, और ये टेरी इसको रिलीज करती है। इसमें क्या रहता है, आप जब बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये कोड्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये रेट मतलब क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। ओके, इससे क्या होता है, आप अगर प्रॉपर ये कोड के हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हो, तो इससे आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम लगता, और इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह कम हो जाएंगे। तो ये टेरी कौन निकालता, ग्रीहा कौन निकालता है, तो टेरी। और एक टाइप के कोड थे ECBC, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, ये निकालता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ओके, ये मैं लिखाया था, स्टार्ट में डिस्कस भी किए थे हमने। ओके, वो भी याद रखना। देन एक स्कीम है गवर्नमेंट जो चला रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेस पोल्यूटिंग रहते हैं, और इनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। इसके लिए जो स्कीम है, फेम नाम की स्कीम है, FAME, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये जो फेम स्कीम है, इसकी मिनिस्ट्री पहले तो देख लो, जब भी कोई स्कीम पढ़ रहे तो कौन सी मिनिस्ट्री में आती है और उसका पर्पस क्या है, ये दो चीजें ही देखना। बाकी की जो ज्यादा डिटेल्स होते हैं माइनर, वो पढ़ना भी नहीं रहता। ओके, तो फेम स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में, और इसका पर्पस क्या है, नाम पढ़ के भी आप समझ सकते हैं पर्पस क्या रहेगा। एम टू सपोर्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब क्या रहता है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल यूज नहीं करते, बैटरी यूज करते गाड़ी चलाने के लिए, बैटरी जैसा मोबाइल में बैटरी रहती है वैसे। और हाइब्रिड, हाइब्रिड व्हीकल मतलब क्या रहता है,
यहाँ पर बैटरी भी रहेंगी और आपका जो जो नॉर्मल इंजन रहता है वो भी रहता है। मतलब आपकी चॉइस रहेंगी, आप दोनों इलेक्ट्रिक पे भी चला सकते हैं और पेट्रोल पे भी चला सकते हैं। इसको हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, देन इसके बाद देखो इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को कर्व करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मतलब एक प्लान चलाता है। उसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान। मतलब क्लाइमेट चेंज को दूर करने के लिए हमको क्या क्या चीजों पे एक्शन लेना पड़ेगा, किन चीजों को हमको किन स्कीम को चलाना पड़ेगा। तो इसके अंडर में 8 मिशंस हैं। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इसके अंदर 8 मिशन क्या है पहले वो देखो। जैसा नेशनल सोलर मिशन, अब इसका पर्पस पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने की, आप नाम से ही समझ जाओगे। नेशनल सोलर मिशन में क्या करेगा, सोलर एनर्जी का ज्यादा प्रोडक्शन करना है, नए सोलर प्लांट बनाना है। दूसरा, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी इफिशियंसी, इसमें क्या करेंगे, NMEEE में मतलब इनहांस एनर्जी इफिशियंसी, जो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी बढ़ाना है। ओके, ये चीजें की जाएंगी। मतलब जो गैजेट्स वगैरह रहते हैं, पावर सेविंग डिवाइसेस वगैरह यूज करना, फिर वो स्टार रेटिंग्स भी दिए जाते हैं वगैरह, वो सारे एनर्जी इफिशियंसी के लिए। देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब घर, घर सस्टेनेबल हैबिटेट, जैसा अभी हमने देखा ग्रीन बिल्डिंग कोड्स वगैरह, तो ऐसी चीजें प्रमोट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल हैबिटेट। देन नेशनल वाटर मिशन, अब इसमें वाटर रिलेटेड सारी चीजें आएंगी, वाटर कंजर्वेशन, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बॉडीज में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करना, एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का ओवर यूज हो रहा है उसको कम करना, ये सारी चीजें आएंगी वाटर मिशन में। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालय जो हमारा एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करना जरूरी है। हमारे नॉर्थ के मोस्ट ऑफ द रिवर्स वहां पे ओरिजिन होते हैं, पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पे स्नो मेल्ट हो रहा है वगैरह, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो उसको कंजर्व करना भी जरूरी है। और उसको कंजर्व करने के लिए हमने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम लाया। देन 6 नंबर, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया मतलब आप समझ जाओगे, यहाँ पे क्या है, अफॉरेस्टेशन करना है, फॉरेस्ट का परसेंटेज बढ़ाना है, ओपन स्पेसेस में वगैरह नए ट्रीज प्लांट करना है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, नेशनल पार्क बनाना है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और देन 7 नंबर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी लाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करो, डिजिटलाइजेशन करो, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करो, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करो। इसी तरीके से फार्मर्स में अवेयरनेस जनरेशन करो, फार्मर्स को क्रेडिट सप्लाई दे दो, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाओ, ये सारी चीजें, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह, ये सारी अच्छी चीजें इसमें आती। देन 8 नंबर पे है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक नॉलेज, तो क्लाइमेट चेंज क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, ये रिसर्च प्रमोट करो। इसी तरीके से लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस तैयार करो, क्लाइमेट चेंज क्या रहता है वगैरह। तो इसको कहते हैं नेशनल मिशन फॉर ऑन स्पेशल नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ऐसे 8 मिशन थे। अभी 8 मिशन का निमोनिक भी है अपने पास, मतलब सहवाग CH, ये निमोनिक याद रखो, सहवाग CH, जैसा S फॉर सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब वो क्या था, सस्टेनेबल हैबिटेट ऐसा कुछ था ना। देन E फॉर इनहांस एनर्जी इफिशियंसी, H फॉर हिमालय, W फॉर वाटर, A फॉर एग्रीकल्चर, G फॉर ग्रीन, C फॉर क्लाइमेट चेंज का नॉलेज, और एच के दो थे, एक हैबिटेट वाला था, एक हिमालय, और एस वाला क्या था फिर, एस से सोलर मिशन, सॉरी नेशनल सोलर मिशन एस से आता है। ठीक है, तो ऐसे 8 है, वो निमोनिक याद रखना, ताकि तुमको वो पूछेगा इसमें से कौन सा NAPCC के अंडर में आता, तो वो निमोनिक से आप गेस कर सकते हो। देन अब इसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके बारे में दिया गया है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या रहता है, it is the tool available to achieve the goal of harmonizing developmental activities with the environmental concern. ओके, इसमें क्या करते हैं, मतलब कोई आप एक नया प्रोजेक्ट बना रहे, सपोज गवर्नमेंट कोई डैम बनाना चाहता है, तो पहले क्या करते हैं, वहां पे स्टडी करते हैं। अगर आप डैम बना रहे, तो डैम बनाने के बाद वहां पे
जो लोगों को डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उनके लाइफ पे। फिर बहुत सारा लैंड पानी के अंडर, वाटर के अंडर में चला जाएगा। ओके, तो वहाँ के एनिमल भी डिस्प्लेस हो जाएंगे, फॉरेस्ट सबमर्ज हो जाएंगे, उसका इम्पैक्ट क्या है। लोगों की इकोनॉमी, फिर लोगों का लैंड भी चला जाएगा, उनको नई जगह पे लैंड देना पड़ेगा, तो वो लोकल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। इन सारी चीजों का एक स्टडी करना रहता है, और वो स्टडी करके फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। फिर उसके ऊपर सर्च होता है कि इम्पैक्ट जो निगेटिव इम्पैक्ट को किस तरीके से कम किया जाए, लोगों को रिहेबिलिटेशन किस तरीके से और अच्छा किया जाए। इन सारी चीजों पे डिस्कशन होता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कैसा हो किया जाए, या फिर ज्यादा ही लॉस हो रहा है तो कोई दूसरी जगह और कर सकते हैं क्या ये प्रोजेक्ट, कम मतलब विथ मिनिमल इम्पैक्ट, तो वो भी पॉसिबिलिटी सर्च किए जाते। तो ये चीज समझना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में पूरा स्टडी होता है, डिटेल स्टडी होता है। अब देखो इसमें क्या चीजें याद रखना है, इसके स्टेजेस क्या रहते हैं। स्टेजेस के बस नाम भी पता रहे तो ठीक है। जैसा स्टेजेस में प्रोसेसिंग, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, ईआई रिपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग, कंप्लायंस, ये सारी चीजें रहती है। तो इसमें क्या होता है, ईआई में पहले तो देखते हैं कि मतलब वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट ईआई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें इसको स्कोपिंग कहते हैं। ओके, स्कोपिंग में क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट ईआई के अंडर में आता है या नहीं आता है, वो देखते हैं। फिर अगर आता है तो फिर उसका डिटेल में स्टडी करेंगे और रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे। इसी तरीके से लोकल, ये याद रखना, पब्लिक कंसल्टेशन भी किया जाता है यहाँ पे। सब लोग, लोकल लोगों को बुला के उनके भी व्यूज लिए जाते, और कितने लोग यस कहते हैं, कितने लोग नो कहते हैं, वो भी नोट किया जाता है। फिर इसी तरीके से फिर ईआई रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उसका डिसीजन मेकिंग होता है, और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री उसको क्लियरेंस देती है। तो रूल के हिसाब से देखो, ये क्लियरेंस कौन देता है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक्चुअली प्रोजेक्ट के कैटेगरीज, तीन टाइप के प्रोजेक्ट रहते हैं। एक रहता है प्रोजेक्ट ए कैटेगरी का, या फिर बी कैटेगरी। बी कैटेगरी के दो टाइप रहते हैं, B1 B2। ए जो कैटेगरी है, इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देगा, मतलब इनको ईआई रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, फिर मिनिस्ट्री को सबमिट करना पड़ेगा। दूसरे जो प्रोजेक्ट है बी कैटेगरी के, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, लेकिन इसमें दो टाइप के हैं, B1 और B2। जो B1 टाइप के प्रोजेक्ट है, इनको क्लियरेंस लेना जरूरी है, और B2 टाइप के जो प्रोजेक्ट रहते हैं, इनको क्लियरेंस नहीं, जरूरत नहीं रहती है। जैसा फॉर एग्जांपल जो इसेंशियल सर्विसेज रहते हैं, जैसा हेल्थ है, या फिर कुछ जैसा फार्मेसी वगैरह है, तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को ईआई की लेने की जरूरत नहीं रहती, कुछ पीरियड के लिए एग्जेम्पशन दिया जाता है, तो ऐसे B2 में आएंगे। और B1 वाले जो प्रोजेक्ट रहते हैं, उनको क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट देंगे, और ए वाले प्रोजेक्ट को क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, एक चीज याद रखना, और ये याद रखो, इंडिया में इसको बहुत डिले होता था, मतलब इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलना आसान काम नहीं था। वो फाइल जाएंगी, कई सालों तक पेंडिंग में रहेंगी, और फिर उसका उसके ऊपर क्लियरेंस मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने सारे प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक पोर्टल बनाया था, ऑनलाइन पोर्टल, और उसका नाम था परिवेश। ओके, परिवेश किस लिए था, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। ये याद रखो, आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, और आपको इसको पता चलेगा क्या मतलब इसका स्टेटस क्या है वगैरह। तो ये है ऑनलाइन पोर्टल। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए भी आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल क्लियरेंस के लिए या फिर स्टेट के लिए भी। ओके, दोनों टाइप के प्रोजेक्ट इसमें आते हैं, परिवेश पोर्टल। फिर इसके बाद देखो, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है। हेलो, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देख रहे थे। तो याद रखो, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके रूल्स है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स कहते हैं। अभी 2020 में नए रूल आए हैं। इससे पहले जो रूल थे 2006 के रूल थे, अब नए रूल आए। तो नए रूल में कुछ चेंजेस किए गए थे। यूपीएससी में पूछा गया था कि क्या चेंजेस किए गए। तो देखो, अभी क्या है, प्रोविजन और इश्यूज।
अभी क्या है, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, पहला पॉइंट पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, ये क्या रहता है, मीन्स प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। कोई प्रोजेक्ट है, आप उसको स्टार्ट कर दे बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस के, और प्रोजेक्ट बनने के बाद भी आप क्लियरेंस ले सकते हैं, ऐसा एक प्रोविजन ऐड किया गया है। तो इससे तो मतलब इशू हो सकता है काफी, मतलब इन्वायरमेंट को डैमेज हो गया और बाद में अगर गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट किया, प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं दिया, लेकिन ऑलरेडी वो तो बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मसला हो सकता है। दूसरा है पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। पहले क्या था, रिडक्शन ऑफ टाइम पीरियड फ्रॉम 30 days to 20 days फॉर पब्लिक टू सबमिट देयर रिस्पॉन्स। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया गया, पब्लिक कंसल्टेशन किया जाता है, लोगों से उनका ओपिनियन पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है, तो फिर लोगों को कुछ दिनों में उसका रिस्पॉन्स देना रहता है। तो पहले लोगों को 1 महीने का टाइम दिया जाता था, 1 महीने के अंदर आप अपना रिस्पॉन्स, अपना रिप्लाई देते। अब वो टाइम को डिक्रीज करके 20 days किया गया। इससे क्या होगा, लोगों को कम टाइम मिलेगा, बहुत सारे फाइल भी नहीं कर पाएंगे रिस्पॉन्स। एक चीज ये होगी। तीसरा, कंप्लायंस रिपोर्ट इशू। सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओनली वंस एवरी ईयर, प्रीवियसली वंस इन 6 मंथ। इसमें एक प्रोविजन है कंप्लायंस। कंप्लायंस में क्या होता है, मतलब जो प्रोजेक्ट जिनका है, वो कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि आपने ये चीजें फॉलो करना है, और उसका जो आप फॉलो कर रहे हैं, इसका हर 6 महीने को रिपोर्ट आपको सबमिट करना रहता। ये पहले था। अब वो 6 महीने का जो रिपोर्ट था, अब उसको बढ़ा के अब बस साल में एक बार ही आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, मतलब हम लोग ये चीजों को फॉलो करें। तो इससे क्या होगा, कंपनी को ज्यादा फेवर मिलेगा, रादर देन 6 मंथ उनको बस एक ईयर में एक बार ही रिपोर्ट देना है कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज थे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो रूल्स आए नए उनके, इसको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ओके, देन सबको समझ में आ रहा है हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रही है बातें? प्लीज रिप्लाई। जी सर। जी सर। आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो, कुछ और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमको पता रहना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल इन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। इसको बनाया गया, इट वाज फाउंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन स्टॉकहोम 1972। स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, और उसके बाद यूएनईपी बनाया गया। 1972 में इंडिया का पीएम कौन था? 72 में एनीबडी? इंदिरा गांधी। हाँ, तो इंदिरा गांधी ये मीटिंग को अटेंड किए थे। ओके, इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जी यहाँ पे गए थे, वो अटेंड भी किए थे इस मीटिंग को। फिर ये मीटिंग के बाद यूएनईपी बनाई जाती है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी याद रखना नैरोबी में है, नॉट इन वियन्ना, इट इज इन नैरोबी। नैरोबी केनिया में आता है। तो यूएनईपी का ये पूरा मतलब क्लाइमेट चेंज ओवरऑल इसके अंडर में आता है। फिर यूएनएफसीसी वगैरह बनाएगी, वो भी इसके अंडर में आती है, आईपीसीसी, यूएनएफसीसी, वो सारे। फिर दूसरी बॉडी है डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल मतलब इसके जो मेंबर्स रहते हैं गवर्नमेंट रहते हैं। एक रहता है नॉन गवर्नमेंटल, मतलब उसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट के अलावा एनजीओ वगैरह ऐसे लोग मेंबर रहते हैं। और जनरली जो बॉडीज रहते हैं गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट, सब सबको लेके चलते हैं, ऐसा रहता है। ओके, तो वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल, मेटियोरोलॉजी मतलब वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें काम वो करता है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट बॉडी है डब्ल्यूएमओ। हमने देखा था ना आईपीसीसी किसने बनाया, यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ दोनों मिलके आईपीसीसी बनाते हैं। देन ये डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जो बॉडी है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में बनाई गई, और ये है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल है, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन, जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए वगैरह काम करती है। वर्ल्ड वाइड फंड, इट इज नॉट वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, इट इज डिफरेंट। ओके, देन आईयूसीएन, इन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन। यह भी हमने देखा था, जो रेड डाटा बुक वगैरह पब्लिश करता है। ये भी बहुत पुरानी है, फाउंडेड इन 1948। ओके, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर सॉरी ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। इट पब्लिशेस आईयूसीएन रेड लिस्ट। ओके, इसके इंपॉर्टेंट काम है। इसमें भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल जनरली मेंबर रहते हैं, दोनों भी हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज एनजीओ, दोनों भी इसके मेंबर हैं। देन
इसके बाद ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने बॉडीज देखे। इसके बाद वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ट्रीटीज वगैरह हुए हैं, उनका एक टाइमलाइन भी हमको पता रहना चाहिए। ओके, इसमें से जो राइट की हुई चीजें हैं वो ईयर्स हमको पता रहना चाहिए। जैसे अगर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की वगैरह बात की जाए तो वो स्टार्ट होता है 71 से। 71 में सबसे पहले कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं, वो होता है। कब होता है? 1971 में रामसर कन्वेंशन। देन 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो यूएनईपी वगैरह बनाई जाती है इसके बाद ही बनाई जाती है, 1972। देन 1973 में एक कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा और फौना। जो वाइल्ड फ्लोरा और फाना है, जो इंडेंजर्ड है, उनका पहले बहुत ट्रेड हुआ करता था, जैसा एलिफेंट के टस्कर्स वगैरह, या फिर इसी तरीके से टाइगर की स्किन, ये सारी इनका बहुत ट्रेड होता है। तो इसको बैन करने के लिए साइट नाम का कन्वेंशन है, CITES, साइट्स भी कहते हैं, या फिर इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो पूछेगा वॉशिंगटन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, या फिर उसका ईयर पूछ सकता है। तो याद रखो 1973 में साइट्स नाम का कन्वेंशन आया था। देन 1982 में नैरोबी डिक्लेरेशन था। ये नैरोबी डिक्लेरेशन मतलब ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को 10 साल हो गए थे, तो नैरोबी में मीटिंग होती है। ओके, फिर ऐसा ही फिर और 10 साल बाद 1992 में हम देखेंगे UNFCCC आ जाता है। ओके, ये चीज होगी। उसके बाद 1983 में एक चीज होती है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स और बॉर्न कन्वेंशन। इसको CMS भी कहते हैं। जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह हमारे पास जो विंटर में आते हैं, ऐसे स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए भी एक एग्रीमेंट बनाया गया, जिसका नाम था CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। इसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। बॉर्न इज द सिटी इन जर्मनी। CMS 1983 का है, और जो साइट्स है ये 1973 का है, याद रखो। देन फिर इसके बाद 85 में क्या होता है, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये तो हमने देखा था, ओजोन लेयर के लिए मॉन्ट्रियल वियना कन्वेंशन 1985, ये नॉन बाइंडिंग है, कन्वेंशन है जनरली नॉन बाइंडिंग। देन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, ओके, फॉर ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। और ये क्या करते हैं, बाइंडिंग टारगेट देता है। इसके अंडर में जो सब्सटेंस में क्लोरीन था उन सबको बैन करते हैं, जैसा हाइड्रोक्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबको बैन करते हैं। फिर 85 हो गया, 87 हो गया। 87 में और एक चीज होती है, यहाँ पर UNEP एक कमीशन अपॉइंट करता है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एक कमीशन अब बनाया जाता है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन रहते हैं ब्रूटलैंड। और ये फर्स्ट टाइम क्या करता है, डेफिनेशन देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हमने देखा था ये ज्योग्राफी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देता है। तो कब आई डेफिनेशन फर्स्ट टाइम? ब्रूटलैंड रिपोर्ट में। याद रखना, ब्रूटलैंड वाज अ लेडीज, ओके, शी वाज फीमेल, ब्रूटलैंड, ओके। और इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन वगैरह दिया 1987 में। फिर 1992 में रियो अर्थ समिट कहते हैं इसको, रियो समिट होती है, और उसमें कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। रियो अर्थ समिट, रियो दी जानेरो सिटी है ब्राजील का, ओके। तो इसमें क्या क्या इनिशिएटिव आते हैं, जैसे एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 में क्या है, 21st सेंचुरी जो है उसमें हमको क्या क्या एक्शंस लेना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी, जिसके जरिए हम क्लाइमेट चेंज को कम्बैट कर सकते हैं। तो ये एजेंडा 21 क्या है, इट इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी, इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग। ओके, इसमें बस स्ट्रैटेजीज है, प्लान है, उसको कहते हैं एजेंडा 21। देन और क्या आता है 1992 में, UNFCCC बनता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC ये आता है। इसके अंडर में बाद में क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह आते हैं। देन और एक चीज आती है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कन्वेंशन आता है 1992 में। ये तीन चीजें आ गई। देन 1997 आएगा, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आता है, जिसमें बाइंडिंग टारगेट दिए जाते हैं, ओके। फिर इसके बाद 1990 एक कन्वेंशन आता है जिसका नाम है रॉटरडैम कन्वेंशन।
ये किस लिए है? रॉटरडैम कन्वेंशन देखो यहाँ पे, इसका पर्पस क्या है? कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो रॉटरडैम कन्वेंशन ये जो हजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड जनरली ये डेवलप कंट्रीज बनाते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसा पेस्टिसाइड के लिए वगैरह ही यूज होता है। पर इसमें क्या बोला गया, आप पहले क्या करो, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये पहले बताओ डेवलपिंग कंट्रीज को, और फिर उसके बाद उन लोग अगर परमिशन देते हैं तभी वो आप वो चीज एक्सपोर्ट करो। तो इसको कहते हैं प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। ओके, तो ये याद रखना, इसको ऐसा याद कर सकते हैं, रॉट पिक, PIC। रॉट किस लिए? तो PIC, रॉट पिक। ओके, रॉटरडैम कन्वेंशन प्रायोरिटी इन्फॉर्म कंसेंट के लिए है। ओके, देन उसके बाद देखो, पहले जैसा रॉटरडैम कन्वेंशन है ना, ऐसे और दो कन्वेंशन है वो जो कि मतलब वेस्ट डिस्पोजल या हजार्डस केमिकल्स के लिए बनाए गए। जैसा यहाँ पर एक देखा हमने रॉटरडैम है, और एक है जो हम यहाँ देखेंगे 2001 में जो आता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए? कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो इसको ऐसा याद रखो, स्टॉक पॉप, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या रहते हैं? हमने देखा था पोल्यूटेंट दो टाइप के, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पीओपीस क्या रहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक बार आ गए एटमॉस्फेयर में तो कई सालों तक वहां पर ही रहेंगे। इससे क्या होता है? इन्वायरमेंट को लॉस होता है। तो इनको हम कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो उसके लिए जो कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन। और एक और कन्वेंशन है जो यहाँ पे दिया नहीं गया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो आता है 1989 में, जिसका नाम था बेसल कन्वेंशन। हाँ, ये किस लिए रहता है बेसल कन्वेंशन? फॉर ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट जो थी उसको मूवमेंट के लिए ये था। यहाँ पे भी वही इशू हो रहा था। डेवलप कंट्रीज क्या कर रहे थे? डेवलपिंग कंट्री में डंपिंग कर रहे थे हजार्डस वेस्ट वगैरह। तो इसको बैन करने के लिए बेसल कन्वेंशन लाया गया। बेसल कन्वेंशन किस लिए? तो हजार्डस वेस्ट के लिए। तो इस तरीके से हमने कुल 3 कन्वेंशन देखे जो वेस्ट से रिलेटेड है। एक था ये बेसल कन्वेंशन, दूसरा है ये रॉटरडैम वाला प्रायोरिटी इन्फॉर्म कंसेंट, और तीसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ओके, जो कि पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए। ओके, ये चीज याद रखो। देन इसके बाद देखो, हमने अभी जैसा देखा था 1992 में क्या होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ जाता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके अंदर दो प्रोटोकॉल आते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड दो प्रोटोकॉल है। एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना ये आता है 2000 में, और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल दोनों किससे रिलेटेड है? तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन से है। तो कार्टाजेना आता है 2000 में और नागोया आता है 2010 के अंदर। कार्टाजेना में क्या है स्पेसिफिक? कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जैसा फॉर एग्जांपल क्या है, जैसा हम क्या कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह आपने सुना होगा। इसमें क्या है, प्लांट के जीन्स चेंज करते हैं, इससे क्या होता है, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पर ऐसे जो जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह हैं, इनको अगर आप कल्टीवेट करोगे तो क्या होगा, ये मतलब इनका मतलब कल्टीवेशन सारे लोग, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है, सब लोग इसका ही कल्टीवेशन करेंगे। फिर ये क्या करेंगे, लोकल स्पेशीज के साथ क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। तो इससे क्या होगा, लोकल स्पेशीज बहुत कम हो जाएंगे और इनका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो जीएम क्रॉप्स हैं, इनके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं, इसका भी अभी प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ है। तो इससे मतलब फ्यूचर में रिस्क हो सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए बायोसेफ्टी को कहते हैं, ये प्रोटोकॉल लाया गया। मतलब कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप कल्टीवेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले उस बायोसेफ्टी वगैरह इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। ओके, और इसके बाद जो नागोया प्रोटोकॉल था वो किस लिए है? एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising from their utilization to the convention on biological diversity। ये जनरली जैसा ट्राइबल लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन है, उनको नजर में रख के लाया गया है। क्या होता है, जैसा
लोकल पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स है, इनको क्या है, एक नॉलेज रहता है लोकल स्पेशीज के बारे में। जैसा कोई एक प्लांट है, उसका यूज मेडिसिन में कर सकते हैं, तो ये ट्राइबल को पता रहता। लेकिन फार्मेसी कंपनीज, एमएनसीज क्या करते, वो पता कर लेते और वो प्रोडक्ट को अपने नाम पर बेचते, अपने खुद पेटेंट ले लेते, लोकल पॉपुलेशन को उसका फायदा नहीं मिलता। तो इन चीजों को दूर करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इसको कहते हैं। मतलब लोकल कम्युनिटी को भी आपको प्रॉफिट में हिस्सा देना है। अगर कोई कंट्री लोकल बायोडायवर्सिटी का, कंपनी कोई लोकल बायोडायवर्सिटी का यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो आपको लोकल पॉपुलेशन को भी उसमें शेयर देना पड़ेगा। तो उसके लिए था नागोया प्रोटोकॉल। याद रखो, दो प्रोटोकॉल है बायोडायवर्सिटी के अंदर में, कार्टाजेना 2000 और नागोया प्रोटोकॉल 2010। देन 2012 में क्या होता है, फिर से रियो में समिट होती है, रियो +20 कहते हैं इसको, क्योंकि 1992 को 20 साल हो गए थे। और इसका और एक नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी कहते हैं। फिर 2015 में हमको पता है पेरिस एग्रीमेंट हुआ, सीओपी जिसको हम कहते हैं सीओपी 21। ओके। और 2016 में किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके अंडर में हमने एचएफसीज भी बैन कर दिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन नहीं था, पर भी हमने इसको बैन किया क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओके, बैन, याद रखो, किगाली 2016 में आता है। देन इसके बाद देखो, यही चीजें फिर से थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर थोड़ा बताई गई है, इसको हम देखते हैं। और इसमें से काफी सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली, जैसा फॉर एग्जांपल, हाँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में आई थी। अब फिर से ध्यान से देखो, आपको अगर पहले डिस्कशन में समझ में नहीं आएगा तो फिर से रिपीट हो रही चीजें, बस ध्यान से सुनो। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में आई, और इट वाज द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड लेवल पर डिक्लेयर किया गया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना जरूरी है। और इंडिया की जो पीएम थे मिस इंदिरा गांधी, इन्होंने इसको अटेंड किया था। ओके, इसके बाद यूएनईपी वगैरह बनाते हैं। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ब्रूटलैंड रिपोर्ट, ये हमने देखा था 1987 में आता है। और इसने क्या बोला था, डिफाइन कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये देता है। देन 1992 में जो समिट होती है यूएनईपी की, इसको कहते हैं रियो समिट, रियो अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसमें कई सारी चीजें आती है, जैसा रियो एजेंडा 21 वगैरह, यूएनएफसीसी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये याद रखो, डेजर्टिफिकेशन के लिए भी एक कन्वेंशन आता है, लेकिन ये विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये कब से आता है, 1994 में। कोई डाउट है किसी का? ओके, तो ये जो यूएन, ये जो, हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ ये इसमें लीगली बाइंडिंग कौन से है, बाइंडिंग कौन से नहीं है सर? हाँ हाँ, तो देखो, लीगली जो बाइंडिंग है, एक चीज याद रखना, इवन एफसीसी लीगली बाइंडिंग नहीं है। और मैं क्या करूंगा, एक पेज पे मैं निकाला हूं ये सारी चीजें, कौन सा एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है और कौन सा लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो मैं एक पेज तुमको सेंड कर दूंगा, बस उतना पेज आपको पढ़ना है। ओके, आज सेशन के बाद बस मुझको एक मैसेज करना, मैं लीगली बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग का तुमको पेज भेज देता। ओके, ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, अभी थोड़ा सा फोकस इस पे रखो कि कौन सा एग्रीमेंट कब आया वगैरह। ओके, तो जो 1992 में जो मीटिंग हुई थी, उसमें एजेंडा 21, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी, ये सारा आता है। और यूएनसीबीडी भी मतलब आता है, पर उसको मतलब रेटिफाई होने थोड़ा टाइम लगता है, तो 1994 में आता है। ये लीगली बाइंडिंग है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ओके, फिर इसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यह भी हमने देखा, ये लीगली बाइंडिंग है, इंडिया इसका पार्टी भी है। और इसके अंडर में मतलब दो प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना और नागोया। ओके, तो जैसा यहाँ पे कार्टाजेना के बारे में दिया है, 2000 में ही आया है, बस याद रखो कब आया है, 2000 में। और ये किससे रिलेटेड है, बायोसेफ्टी से। बायोसेफ्टी तो जो हमने डिस्कस किए थे, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह रहते हैं, उससे क्या रिस्क है,
तो उसको कहते हैं, उससे प्रोटेक्शन हासिल करना मतलब बायोसेफ्टी। देन नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आता है। ये लोकल कम्युनिटी के उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, उसके लिए था। और एक चीज याद रखो, ये जो मीटिंग होती है नागोया प्रोटोकॉल, इसमें कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं बायोडायलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो ऐसे कुछ 20 टारगेट रहते हैं, उनको कहते हैं आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट। तो ये 20 टारगेट्स हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। बस नाम याद रखो, आईची टारगेट्स। वो पूछेगा किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी, और बोलेगा कब आए थे। तो ये आए थे 2010 में। तो इनको हासिल कब तक करना था, कब तक अचीव करना था, तो 2010 टू 2020। ओके, एक चीज याद रखो, अभी 20 खत्म हो गया है ना, तो अभी टारगेट भी खत्म हो गए। अब नए टारगेट लाना है, तो इसके लिए अभी इस साल मीटिंग हुई थी चाइना में, यूएनसीबीडी की। और वो वहां पे कुनमिंग डिक्लेरेशन साइन किया गया। कुनमिंग डिक्लेरेशन, तो ये किससे रिलेटेड है, तो यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके वहां पे मीटिंग हुई थी। और आगे टारगेट्स क्या रखता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। बस कुनमिंग नाम याद रखो। देन हमने साइट्स वगैरह तो पढ़ लिया, जो इंडेंजर स्पेशीज वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन है। साइट, इसका ईयर भी याद रखना, 1973। और इसका और एक नाम है वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं, वॉशिंगटन कन्वेंशन। देन ऐसा एक एग्रीमेंट है सीएमएस, कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज। ये आता है 1983 में। इसको ही बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। ओके। देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए ये है। क्या हो रहा है जनरली, जैसा अपने जो डेजर्ट्स वगैरह है ना, वो एक्सपांड हो रहे। कैसे एक्सपांड हो रहे, जैसा जो नया अच्छा लैंड है फर्टाइल, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, जैसा हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में मोनोकल्चर करते हैं, ओवर इरिगेशन, ओवर फर्टिलाइजर, इसलिए सॉइल सलाइन वगैरह हो रही है, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। इन वजह से अच्छा लैंड भी क्या हो रहा है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए यूएनसीसीडी एक कन्वेंशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। याद रखो, इट इज लीगली बाइंडिंग, मतलब जो कंट्री साइन करेगा उसको बाइंडिंग टारगेट्स दिए जाते हैं। ओके, ये चीज याद रखना। और उसके बाद देखो, ये वियना कन्वेंशन हमको पता है 1985, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड। और वियना कन्वेंशन के अंदर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, ओके, 1987 में। और इट इज लीगली बाइंडिंग था। ओके, याद रखो, इसमें बहुत सारे गैसेस जिनमें क्लोरीन और ब्रोमीन रहता है, उनको बैन किया गया। और किगाली अमेंडमेंट होती है 2016 में, ये तो हमको पता है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसमें भी बैन किए जाते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देन रामसर कन्वेंशन हमको पता है, रामसर कन्वेंशन आता है 1971 में। इंग्लैंड में, ये ईरान में सिटी है रामसर। और इसके अंडर में 49 अभी साइट्स हैं, वो हम आखिरी में देखेंगे कौन से साइट्स हैं। 49 है, याद रखो, मैथ द पेयर्स में वगैरह पूछता है। वेटलैंड्स मतलब ऐसे एरिया जो वाटर सैचुरेटेड रहते हैं। वेटलैंड मतलब वाटर सैचुरेटेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि वेटलैंड सिर्फ कोस्टल पे रहेंगे, इनलैंड भी रहते हैं। जैसा पैडी फील्ड्स हैं, लेक्स हैं, इनलैंड लेक्स वगैरह, वो भी वेटलैंड ही है। वेटलैंड का एक टाइप मैंग्रोव रहता है, जो कोस्टल पे रहते हैं। ओके। और रामसर जो कन्वेंशन है वेटलैंड के लिए है, नॉट फॉर, मतलब इसमें सिर्फ मैंग्रोव नहीं आते बल्कि पूरे वेटलैंड आएंगे, याद रखो। देन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, हाँ ये हमने देखा था। ये एक रामसर के अंडर में ही आती है, लेकिन ये अलग से एक डायरी मेंटेन की जाती है। इसमें ऐसे रामसर साइट रहते हैं जो जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है, अभी इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो ये डिस्ट्रक्शन हो सकता है इनका। तो ऐसे जो स्पेशल अटेंशन वाले जो रामसर साइट्स है, उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। इंडिया के भी 2 साइट हैं, केवल देव नेशनल पार्क और लोकतक लेक। और याद रखो, चिल्का लेक इससे पहले वो लिस्ट में था, लेकिन वहां लोकल गवर्नमेंट ने उसको कंजर्व किया, तो अब इसमें ये सेफ हो गया, तो इसको फिर वो लिस्ट से बाद में निकाले। अब इसका स्टेटस अच्छा है। तो कोई बता सकता है चिल्का लेक कौन से स्टेट में है, चिल्का लेक कहाँ पे उड़ीसा। आता है? ओके, चिल्का लेक इन ओडिशा। उड़ीसा उड़ीसा। हाँ हाँ, गुड गुड गुड।
ओके, तो याद रखो चिल्का लेक कहाँ पे, ओडिशा में। केवलादेव लेक कहाँ पे, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? राजस्थान। ये राजस्थान में। और लोकतक लेक, लोकतक लेक इज इन मणिपुर। ठीक है, ये हमने काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। मणिपुर में लोकतक लेक है, वहां पर सांगाई डियर है, उसको केबुल लॉमजोंग भी कहते हैं। और इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड का भी, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकतक लेक। ओके, देन इसका स्टॉकहोम कन्वेंशन ये हमने देखा था, वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड है। स्टॉक फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ओके, ये आता है अराउंड 2004 में वगैरह। ठीक है, इट एम्स टू इलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। जो पीओपीज रहते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये लाया गया स्टॉकहोम कन्वेंशन। देन बेसल कन्वेंशन हमने देखा 1989 के अराउंड में आता है। और ये किस लिए था, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, जो हजार्डस वेस्ट रहती है उसके लिए। लेकिन ये याद रखो इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं आती है, इट डज नॉट एड्रेस रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब जो यूरेनियम वगैरह रहते वो इसमें नहीं आते। रेडियो एक्टिव के लिए अलग से दूसरा कन्वेंशन है। देन ये तीसरा कन्वेंशन रॉटरडैम, ये रॉटरडैम कन्वेंशन पीक, रॉट पीक प्रायोरिटी इनफॉर्म कंसेंट के लिए है फॉर मूवमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड, ये याद रखो। इसका और एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन ये मर्क्यूरी से रिलेटेड है। मर्क्यूरी पोल्यूशन हमने देखा था, मर्क्यूरी पोल्यूशन से मिनामाटा डिसीज होता है। एक्चुअली हुआ क्या था, कुछ साल पहले जापान का सिटी है मिनामाटा, वहां पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह ये सारा ओशन में डिस्पोज किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में मर्क्यूरी वगैरह रहता है। अब वो चला गया फिश, फिश के अंदर बायो अक्यूमुलेशन हो गया। और फिश बाद में जब, हाँ, फिशिंग होती है फिर मार्केट में आ गए और लोकल लोग, लोकल कम्युनिटी ने वो फिश को खा लिए। तो उनको क्या हो गया, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गई, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। तो फिर वहां पे मतलब मीटिंग होती है पूरे वर्ल्ड बॉडीज की, और मिनामाटा कन्वेंशन साइन किया जाता है। तो ये किस लिए है, एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस एंड रिलीजेस ऑफ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी कंपाउंड्स। मर्क्यूरी रिलेटेड जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए ये मिनामाटा कन्वेंशन लाया गया। मिनामाटा कन्वेंशन मर्क्यूरी पोल्यूशन। ओके, इसके बाद देखो ये जो नेक्स्ट वाला पेज है, यहाँ पर, हाँ, इंडिया के कन्वेंशंस और लॉज दिए गए हैं, उनके बारे में कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो ये लॉज वगैरह तो हम इसको कल देखेंगे। कुछ जैसा रामसर साइट वगैरह कुछ ऐसी चीजें हम देख लेते हैं आज। ओके, 5 मिनट है हमारे पास और, तो वो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा फॉर एग्जांपल रामसर साइट्स जो अभी हम देख रहे थे ना, इंडिया में 49 रामसर साइट्स हैं। ओके, अब ये सारे के सारे याद रखना जरूरी नहीं रहता, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और जो लेटेस्ट एडिशन है वो याद रखना जरूरी है। जो देखो सबसे लेटेस्ट वाले जो है ना, वो ये है, मैं तुमको हाईलाइट करके बताता हूँ ताकि समझ में आएगा आपको। ये देखो खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी लेटेस्ट में ऐड किया है खिजादिया। ये कहाँ से है, गुजरात का है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरा है बखीरा, बखीरा ये यूपी का है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी का है। ये मतलब अभी लेटेस्ट में ऐड हुए थे। फिर उससे पहले कुछ साइट ऐसे ही ऐड हो गए, तो जैसा फॉर एग्जांपल ये थोल लेक था, गुजरात का है। और इसी तरीके से अ, भिंडवाहा, सुल्तानपुर ये हरियाणा के हैं। ओके, और अभी यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें 3-4 साइट पूछे गए थे मैच द पेयर में। उसने क्या बोला, होकेरा वेटलैंड, और साथ में सामने दिया पंजाब। लेकिन याद रखो पंजाब यहाँ पे है और होकेरा ऊपर है ना, तो पंजाब में वो नहीं है। पंजाब में जो था वो हरिके था, हरिके वेटलैंड पंजाब में है। अब थोड़ा कंफ्यूजन होता, होकेरा हरिके सेम सेम नेम है। तो हरिके याद रखो, हरिके पूछा तो पंजाब में, और होकेरा वो जम्मू कश्मीर में है। ओके, इसी तरीके से जो लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ पे है सो कार, सो मोरोरी। ऐसे सो, सो मतलब लेक रहता है शायद लद्दाख में, तो सो कार, सो मोरोरी। ये क्या है, लद्दाख रीजन में रामसर साइट है, याद रखो। यहाँ पे और एक, हाँ, आप चेक करना, आवाज आ रही है, हाँ सर, आ रहा आई एम ऑडिबल? ओके, ठीक है।
तो हम रामसर साइट डिस्कस कर रहे थे। ये मैप के जरिए मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर देखो, जैसा मैं बताया कि मतलब पगोंगत्सो जो लेक है इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, और इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच। तो याद रखो, इट इज नॉट अ रामसर साइट, लेकिन ये रामसर साइट नहीं है पगोंगत्सो लेक। बट इसके पास ही दो लेक है, सोकार और सोमोरिरी। ये लद्दाख में है और ये रामसर साइट है। ओके, ये याद रखना। देन उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसा महाराष्ट्र में दो रामसर साइट है। एक है नांदूर मधवेश्वर और दूसरा है लोनार लेक। ये है। फिर देखो तेलंगाना, तेलंगाना में रामसर साइट नहीं है। यहाँ पे देखो तेलंगाना कोई भी रामसर साइट यहाँ पे नहीं है। हाँ, आंध्रा में है कोल्लेरू लेक। कोल्लेरू लेक इज द रामसर साइट। ओके, याद रखो कोल्लेरू लेक। देन नीचे साउथ में पॉइंट कैलिमर, ये तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर। केरला में भी है वेमनाड, अष्टमुडी, सस्तम कोट्टा। ये यूपीएससी में पूछा गया था, सस्तम कोट्टा। और सामने इसके पेयर में लिखा कि तमिलनाडु। सस्तम कोट्टा इज नॉट इन तमिलनाडु, इट इज इन केरला। सस्तम कोट्टा, अष्टमुडी, वेमनाड। ओके, ये याद रखना। देन इसके बाद देखो, ओडिशा में चिल्का लेक है। ओडिशा में क्या है, चिल्का लेक है, यहाँ पे चिल्का लेक। देन ये सुंदरबन वेटलैंड भी रामसर में है। ये याद रखो, रुद्र सागर। रुद्र सागर यहाँ पे स्टेट है इसका त्रिपुरा। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। ओके, लोकतक लेक हमने देखा था अभी मणिपुर में है। ओके, और ये जो दीपवार बिल है, ये आसाम में है, गुवाहाटी। ओके, दीपवार बिल गुवाहाटी आसाम में है। और इसके बाद देखो, बिहार में एक ही साइट है, कबरताल वेटलैंड। ये कबरताल वेटलैंड क्या है, ओनली साइट इन बिहार, ओनली रामसर साइट इन बिहार। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं जो कि हमको पता रहना चाहिए। ये मैप को क्या करना है, बार बार देखो, हुआ तो क्या करो, इसका एक प्रिंट निकालो। एक प्रिंट निकाल के उसको अपने स्टडी टेबल पे लगा देने का, ताकि हमेशा आपकी नजरों के सामने रहे। बाकी कल हम फिर ये टाइगर रिजर्व वगैरह ये भी देख लेंगे। टाइगर रिजर्व, देन हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका मैप, और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है ये भी डिस्कस करते हैं। ओके, अब इसके बाद ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। किसी का कोई डाउट वगैरह रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये मटेरियल सफिशिएंट है सर, शंका ये इसकी निपण जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, इतना पढ़ लिए ना, काफी है अपने एग्जाम के लिए। इसको अच्छे से पढ़ो, फिर शंकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ये पढ़ के दो तीन टेस्ट सॉल्व करना इन्वायरमेंट के। ओके, उतना काफी हो जाता है। ठीक है। अगर आपको टेस्ट बच्चों के मेरे को मैसेज आ रहे हैं टेस्ट कौन सी की जाए, दरअसल क्या है, मुझको भी ज्यादा इसके बारे में मालूम नहीं कि वहाँ पे कौन सी टेस्ट चल रही है टीएसपीएससी के लिए। तो जैसा मैं वो टेक्स्ट बुक का ऐप वगैरह बनाए वो ज्वाइन कर लो, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसा विजन के टेस्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह, ये तो क्योंकि पूरा जनरल ही रहता है ना इन्वायरमेंट वगैरह। तो लेकिन यूपीएससी उतना लेवल नहीं है अपना, मतलब टीएसपीएससी का, तो उतना ज्यादा अपने को डिटेल की करने की जरूरत नहीं। तो कोशिश करो जो वहाँ की लोकल टीएसपीएससी की कोई टेस्ट सीरीज मिलती है, तो उससे दो तीन टेस्ट भी अगर कर लेंगे इन्वायरमेंट के, बहुत हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सिंपल है। ओके, इतना ही पढ़ लो, इसको दो तीन बार पढ़ो और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो तो काफी है। क्योंकि क्या बाकी क्या है, टेस्ट के जरिए भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सारी चीजें पढ़कर ही नहीं समझता। टेस्ट आपने पढ़े, उसमें कोई नया टर्म आ गई तो उसको फौरन सर्च करके वहां पे लिख लेने का क्वेश्चन पेपर पे। ओके, तो ऐसा रहता है। और कल मुझको याद दिलाना, कल हमारा हो जाएगा आधा पौन घंटे में। फिर उसके बाद जो 10-15 मिनट है, मैं पेपर कैसे सॉल्व करना वो चीज आपको बताता हूँ। पेपर कैसे सॉल्व करना है और उसका एनालिसिस कैसे करना है, मतलब टेस्ट पेपर। तो मुझको कल को आप में से कोई भी याद दिलाओ, जैसा ही होता है अपना सेशन, तो फिर मैं आपको 10-15 मिनट में सॉल्व कैसा करना है, कितने राउंड में करना है, और फिर पेपर का एनालिसिस किस तरीके से करना है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ओके, और कोई डाउट वगैरह किसी का?
ओके। ठीक है, अगर डाउट वो नहीं है तो फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं।